अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में अपन कल का जेनेटिक्स जो अपने स्टार्ट किया था उसके आगे की प्रोसेस देखेंगे, लेकिन अपन ने जेनेटिक्स चैप्टर में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। आनुवंशिकी जिसको बोलते हैं, जेनेटिक्स जो आपकी यूनिट है एनसीईआरटी 12th क्लास की, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। मैंने बताया था कि इसमें से एनसीईआरटी में से तो आते ही आते हैं, एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। अगर इसमें से 10 क्वेश्चन आने हैं नीट के एग्जाम में तो मान के चलो 5 क्वेश्चन ही एनसीईआरटी में से आएंगे, आगे के 5 क्वेश्चंस बाहर से आएंगे। बाहर से कहाँ से? मॉड्यूल में से, जो शीट आपको प्रोवाइड कराई गई है उसमें से आएंगे। तो अपन ने कहाँ का पढ़ लिया था जेनेटिक्स? अपन ने एक एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ लिया था? फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन जिसने ड्रोसोफिला पे काम किया था। ठीक है, जेनेटिक्स टर्म किसने दी थी? बेटसन ने दी थी। एक आया था गैरेड, ये कौन था? ये फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। इन्होंने एल्केप्टोन्यूरिया, ब्लैक यूरिन डिजीज पे कोक की डिस्कवरी की थी। ठीक है उसके आगे क्या पढ़ा था अपन ने? उसके आगे अपन ने क्या पढ़ा था? उसके आगे पढ़ा था अपन ने कि मेंडल कौन थे? मेंडल से मतलब मेंडलिज्म जो पढ़ना है उसके पहले प्री मेंडलियन फेज और उसके बाद पोस्ट मेंडलियन फेज, ये 3 में बांटते हैं अपन जेनेटिक्स को। ठीक है प्री मेंडलिज्म में जितने भी साइंटिस्ट आए थे, जस्ट लाइक वेपर थ्योरी, एनकेजमेंट थ्योरी, पेनजेनेसिस थ्योरी एंड वीजमान थ्योरी, ये सब पढ़ ली थी अपन ने। इसमें से सिर्फ 2 थ्योरीज थी जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी। कौन सी बताई थी? एक बताई थी पेनजेनेसिस थ्योरी, दैट वाज गिवन बाय डार्विन। ठीक है, और सेकंड वाज वीजमान थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म, ये बताई थी मैंने। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वीजमान थ्योरी करता है लेमार्किज्म को खंडित करता है। ठीक है, उसको अपोज करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों को याद रखना है। नो डाउट डार्विन वाली थ्योरी का सिर्फ नाम याद रखना है कि ये डार्विन ने दी थी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जो वीजमैन थ्योरी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि उसमें सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म इन दोनों की जिक्र किया हुआ है। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन किस पे आते हैं? नेक्स्ट अपन मेंडलिज्म पे आते हैं। मेंडलिज्म 1822 से स्टार्ट करके 1884 में है। फिर उनका एक्सपेरिमेंटल वर्क पे आया था क्वेश्चन लास्ट ईयर या फिर बिफोर लास्ट ईयर, मैं इतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन आया था। तो मैंने क्या बताया था? 1856 से 1865, ये 10 साल का पीरियड ऑफ टाइम आपको याद रखना है जो एक्सपेरिमेंटल वर्क था। और 1866 में उन्होंने अपना पेपर पब्लिश कर दिया था। ठीक है, और वो प्रीस्ट थे, उनका बैकग्राउंड कैसा था, ये सब चीज़ें डिस्कशन में हो चुकी है। पी प्लांट क्यों चूज किया था? शॉर्ट लाइफ स्पैन थी। दूसरा, प्योर वेराइटीज को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी था। आफ्टर केयर मिनिमम था। एनुअल प्लांट था, बाइसेक्सुअल प्लांट था, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था, और कंट्रोल वेज में क्रॉस पॉलिनेशन कराना भी बहुत इजी था। ये पी प्लांट को चूज करने के कारण थे। फिर था कि मेंडल के असफल होने के कारण में सबसे पहला कारण था, उस टाइम पे डार्विन की जो ओरिजिन और स्पीशीज है उसी पे सारे साइंटिस्ट और इवन सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स का सारा कंसंट्रेशन उसी पे था उस टाइम पे। ठीक है, तो लेमार्क पे किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। सेकंड थिंग कि लेमार्क का बैकग्राउंड मैथमेटिशियन था, मतलब वो मैथमेटिक्स में था। उसका एकेडमिक बैकग्राउंड इतना साउंड, इतना सॉलिड नहीं था कि वो अपनी बात को रखे तो उस बात को एक डोमिनेंट तरीके से प्रूफ कर पाए। ठीक है, करने की कोशिश की तो एक साइंटिस्ट कूद पड़े, कार्ल नेगेली। उन्होंने बोला कि ठीक है, हाइरेसियम प्लांट में करके दिखाओ पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट, अगर रिजल्ट आर विद द सेम देन वी विल पब्लिश योर पेपर। जो मेंडल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हाइरेशियम में क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस होता है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? बिना रिप्रोडक्शन के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, दैट वाज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो ये चीजें थी जो अपन रफली पढ़ चुके हैं। जो मैंने अभी एब्स्ट्रैक्ट तौर पे बताया है वो रिकॉल करने के लिए कि अपन ने अभी तक जेनेटिक्स में क्या पढ़ाया। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? उसके बाद अपन ने पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसके बीच में कराया जाता है? ऐसे दो पेरेंट्स के बीच मोनोहाइब्रिड करवाया जाता है जिसमें सारे कैरेक्टर सेम हो, एक कैरेक्टर को छोड़ के। एक कैरेक्टर है इसीलिए अपन उसको मोनो बोल रहे हैं, ठीक है। फिर मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो फिनोटाइप रेशियो क्या था? फिनोटाइप रेशियो था 3:1 एंड जीनोटाइप रेशियो वाज 1:1:1 ठीक है। अब मैं एक चीज बताती हूँ आपको बच्चा कि पूरी जेनेटिक्स में जो आगे के चैप्टर्स में पढ़ाने वाली हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है जो जीन्स का मैं जिक्र करने वाली हूँ, वो जीन्स में आपको एक तो उसका कैरेक्टर याद रखना है। सेकेंड थिंग, उनमें जो मैं रेशियो मेंशन करूँ आपको, किसका रेशियो फिनोटिपिक रेशियो, किसका जीनोटॉपिक रेशियो इक्वल है, किसका डिफर है, और डिफर भी है तो कितना डिफर है, ठीक है, ये चीजें। और तीसरी चीज एग्जाम्पल, सबसे बड़ी चीज आती है एग्जाम्पल याद करना, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को-डोमिनेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ये सब के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्यों बोल रही हूं कि किस पे काम करा गया और किस पे एक्सपेरिमेंट को एक अच्छी सी एक्सेप्टेंस मिली। एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वो एक्सपेरिमेंट उसी उदाहरण के तौर पे आगे नाम दिया जाता है उसको, समझ रहे हो? इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एग्जाम्पल, क्योंकि ना पेपर में कई बार आ जाता है, घुमाने फिराने के लिए कई तरह की बातें कर देता है, ये ऐसा प्लांट है, वो सब वैसा प्लांट है, इसमें ये चीज देखी गई, वो देखी गई, लेकिन अगर वो प्लांट का नाम ले लेता है ना तो बस आपको वहीं पे प्लांट के नाम पे ही सर्कल कर देना है। और जैसे मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, लीथल जीन, लीथल जीन का रेशियो होता है हमेशा 2:1, फिनोटिपिक रेशियो हमेशा 2:1 होता है, ठीक है। और लीथल जीन जो है वो हमेशा किस में पेश होता है? एक होता है कि एक मुर्गा होता है, या फिर जो भी, अगर जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, सिकल सेल एनीमिया है, तो सिकल सेल एनीमिया में अगर अपन लीथल जीन समझते हैं कि होता है और जो एक्चुअल में होता भी है, तो आपको बस सिकल सेल एनीमिया पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये चीज लीथल जीन से रिलेटेड थी, तो अपन को पेपर में आगे पढ़ना ही नहीं है, 2:1 छाप दो, ठीक है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया जो मैंने अभी जिक्र किया है, इसमें 3 तरह की जीन मिलती है, लीथल जीन, प्लियोट्रोपिक जीन एंड कोडोमिनेंस। अब ये तीनों चीजें क्या हैं, ये बस आज के लेक्चर में यही डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। तो ये आज मैं बताऊंगी क्या होता है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सब टॉपिक्स है ना, इनमें से क्वेश्चंस बहुत पुट होते हैं, तो फिर अपन को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एक दूसरे से रिलेटेड भी है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद में अपन ने 2 मेथड पढ़े थे, एक फोर्क लाइन मेथड पढ़ा था, एक चेकर बोर्ड मेथड पढ़ा था ना, ठीक है। फोर्क लाइन मेथड में अपन 2 की पावर n से अपन निकाल रहे थे जीनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ गैमेट्स, फिनोटाइप, ये सब निकाल रहे थे अपन, ठीक है। अब आज का लेक्चर अपना स्टार्ट होगा डाइहाइब्रिड क्रॉस से। डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? ऐसे पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाना जिनमें 2 डिफरेंट हेरिटेबल कैरेक्टर्स हो, ठीक है। अ क्रॉस बिटवीन 2 हेरिटेबल कैरेक्टर्स एक्वायर्ड बाय पेरेंट्स, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे, और ये चीज सारी मेंडलिज्म में है, तो मेंडल का पी प्लांट था, पी प्लांट में मेरिट ने जो 7 कैरेक्टर्स पे अपना स्टडी किया था, उसी से अपना पूरा आगे की कंटिन्यूटी हो रही है पेपर की। तो अपना जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, ये भी मेंडल ने करवाया था, ठीक है। तो मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए 2 कैरेक्टर्स को लिए, 5 को उसने सेम रखा, 2 कैरेक्टर्स उठाए। एक तो उठाया उन्होंने जो अपना सीड है, सीड का शेप उठाया, ठीक है। सबसे पहले सीड का शेप था, या तो वो राउंड हो सकता है, या फिर वो रिंकल्ड हो सकता है, या फिर ये जो येलो और ग्रीन, ये सीड का कलर था ना, ये येलो और ग्रीन, ये वाला उठाया। एक तो सीड का शेप उठाया, राउंड और रिंकल्ड, और दूसरा उठाया उसने सीड का कलर, जिसको अपन कोटिलिडीन का कलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये येलो और ग्रीन, ठीक है। इन दोनों को ऐसे डिफाइन करते हैं, Y इज डिनोटेड टू येलो एंड R इज डिनोटेड टू R। ये है डोमिनेट फेज में डोमिनेट फेज, और ये है अपनी रिसेसिव फेज।
ठीक है, बताई थी मैंने क्या होती है, डोमिनेट और रिसेसिव क्या होती है। कोई भी जीन अगर एक्टिव प्रोटीन सीक्रेट करता है तो वो डोमिनेट जीन होती है। वो नेक्स्ट वाली जो इनएक्टिव जीन है जिसको रिसेसिव जीन बोलते हैं उसके हर कैरेक्टर को दबा लेगा। ये होता है डोमिनेट का कारण। ठीक है, डोमिनेट का मौजूद होने का कारण ये होता है कि वो अपनी डोमिनेंसी ही शो करेगा। ठीक, इन दोनों के गैमिट बनाएंगे अपन, गैमिट के बीच में क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस, पहला क्रॉस हमेशा क्रॉस होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं होता है, पता है आपको। ठीक है, ये बन गया। जो पहला हाइब्रिड बना वो राउंड येलो ही बना। राउंड येलो क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे राउंड जो है वो डोमिनेट फेज में है एंड येलो है वो भी डोमिनेंट है। ठीक है, ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो F1 जनरेशन होती है वो हमेशा हेटेरोजाइगस होती है, लेकिन हेटेरोजाइगस होने के बावजूद वह डोमिनेंट वाला कैरेक्टर ही शो करेगी। ये अपन पढ़ चुके हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, तो अब अपना जो इसमें सेल्फिंग होगा, ठीक है, जो अपना ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में जो राउंड येलो बना है इसमें सेल्फ पोलिनेशन होगा। ठीक है, तो 4 गैमेट बनेंगे इनसे। Y का कराओ R से, Y का कराओ R से, स्मॉल r से, ये दोनों, फिर y स्मॉल y का करवाओ कैपिटल R से, ये तो ये सेल्फ पोलिनेशन से ये अपना पूरा चार्ट बन गया। कितने गैमेट बन रहे हैं? 4, 8, 12, 16 बन रहे हैं। इतने बन रहे हैं। चलो अब अपन आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी अपन ने बाद में देखा था फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो। ये क्या होते हैं? इसके फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप होते हैं जो सिर्फ बाहरी अपीयरेंस से अपन जिसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द अपीयरेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिक एंड एक्सटर्नल कैरेक्टर, ये होता है फिनोटाइपिक रेशियो। और जीनोटाइपिक रेशियो होता है जेनेटिक मेकअप ऑफ द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर द पर्टिकुलर जीन। तो यह है जीनोटाइपिक रेशियो। ये अपीयरेंस से इफेक्ट होगा, ये अपीयरेंस से इफेक्ट नहीं होगा। ये टोटली डिपेंड करेगा उसके जीन के अरेंजमेंट से, क्रोमोसोमल अरेंजमेंट से, एलील अरेंजमेंट से। ठीक है, दैट ये डिपेंड करता है हेटेरोजाइगसी एंड होमोजाइगसी के ऊपर। ठीक, तो फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 9:3:3:1। मोनोहाइब्रिड में केवल 3:1 था। ये अब ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है जहां पे भी 9 जो है ना, जहां पे भी अगर राउंड येलो डोमिनेंट फेज में हो, मतलब चाहे वो होमोजाइगस में हो चाहे वो हेटेरोजाइगस में हो, वो राउंड येलो होगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देख लो, ये है जो उसमें है डोमिनेंट फेज में है, ये 9। फिर नेक्स्ट वाले 3 और 3 व्हाइट येलो। आप समझ जाओगे ना किसका कौन सा है। बस आपको कोई नहीं ये चार्ट बनाने को देगा, आपको ये पूछेगा कि फिनोटिपिक रेशियो क्या है। ये फिनोटिपिक रेशियो है। अब जीनोटिपिक तो फिनोटिपिक के अंदर से निकालना पड़ता है। ये 9 तो अपन ने कंबाइंड वे में बोल दिया, लेकिन इस 9 में कोई तो डोमिनेंट फेज में राउंड है तो कोई डोमिनेंट फेज में येलो है। अब उसमें भी अपन को निकालना है फिनोटिपिक में कि कौन सा राउंड फेज में येलो है, कौन सा राउंड फेज में डोमिनेट है और कौन सा येलो फेज में डोमिनेट है। तो इसमें आएगा अपने 1:2:2:4। अब ये 1:2:2:4 कैसे आया? 1 तो इसका आ गया, ठीक है। 2 किसका आया? 2 इसका आया। इसमें 2 डोमिनेट है, इसमें 2 डोमिनेट है, ये 2 आ गया, ठीक है। और इसमें भी 2 डोमिनेट वाई वाले हैं, इसमें 2:2 ये आ गया, ठीक है। और फिर 2:2:4 इसी तरीके से 4 आ गया जिसमें ये RR वाला डोमिनेट है। समझ रहे हो? इस तरीके से ये हो गया इसका फिनोटिपिक रेशियो और ये हो गया इसका जीनोटिपिक रेशियो। निकाल सकते हो। लास्ट वाला 1 समझ रहे हो? लास्ट वाला 1 सिर्फ ये है क्योंकि ये एक ही तरीके का है, इसका कोई और नहीं बन रहा है। उसी तरीके से जैसे जैसे सिमिलैरिटी से जो बन रहा है उसको रेशियो में लिख दिया अपन ने। समझ में आई बात? आ गई? चलो खत्म, ये हो गया। अब मेरे को ये बताओ जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसके रिजल्ट्स क्या मिले? लिखूं मैं रिजल्ट्स? पहला रिजल्ट बताना। पहला रिजल्ट है
कि हमें 4 तरीके के गैमेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, चार तरीके के प्लांट्स मिल रहे हैं अपन को। कौन से मिल रहे हैं? 9, 4 प्लांट। पहला लिख लेना 4 प्लांट्स, 4 प्लांट्स फाउंड। कौन सा? 9 मिल रहे हैं। अब 9 नहीं है 9 की 9 मिल रही है, ये रेशियो की बात हो रही है, ये कितने भी हो सकते हैं, 9 के गुना में कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 9, 3, 3, 1, मतलब ये 4 तरीके के प्लांट मिल रहे हैं, जिसमें एक है राउंड येलो, दूसरा है राउंड ग्रीन, तीसरा है व्हाइट येलो, चौथा है व्हाइट ग्रीन। ये 4 तरीके के प्लांट मिल रहे हैं अपन को। ठीक, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 9, 3, 3 और 1। फिर दूसरा रिजल्ट ये है कि हमें 2 तरीके के नए कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, 2 न्यू कॉम्बिनेशंस। कौन से मिल रहे हैं? अपन ने शुरुआत की थी येलो राउंड से और ग्रीन रिंकल से, लेकिन अपन को लास्ट में 2 मिल रहे हैं। 2 मिल रहे हैं अपन को, येलो रिंकल्ड और राउंड ग्रीन, ये भी मिल रहे हैं अपन को। तो लिख दो यहां पे राउंड ग्रीन, येलो रिंकल्ड। मिल रहे हैं ना? देखो, राउंड ग्रीन, येलो रिंकल्ड। येलो रिंकल्ड मतलब व्हाइट येलो वो लिखा है ना, वो येलो रिंकल्ड ही है। ठीक है, राउंड ग्रीन, येलो रिंकल्ड। ठीक है, ठीक है, इस तरीके के अपन को मिल रहे हैं। ठीक है, अब ना, अब अपनों को क्या, अब अपन को एक नेक्स्ट चीज क्या मिल रही है? नेक्स्ट तीसरा बहुत बड़ा रिजल्ट जो मिल रहा है अपन को, वो कौन सा मिल रहा है? तीसरा, जो अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें 3 रिजल्ट मिले थे, आप बता सकते हो। तो पहला मिला था यूनिट फैक्टर, लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर। दूसरा मिला था, क्या मिला था? दूसरा मिला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मिला था, सबसे बड़ा मिला था। अब जो तीसरा लॉ है वो यहां मिलता है अपन को। तीसरा लॉ जो है वो यहां मिलता है, दैट इज इंडिपेंडेंट assortment law, इंडिपेंडेंट assortment ऑफ फैक्टर। अब फैक्टर क्या थे? फैक्टर क्या थे? फैक्टर वही है जो जीन है, जो जीन है वही फैक्टर है। लेकिन मेंडल को उस टाइम पे जीन वर्ड आता नहीं था, पता नहीं था, इसलिए उसको फैक्टर बोलता था। मेंडल बोलता था समथिंग समथिंग जो आगे ट्रांसफर हो रहा है, जो आगे हेरिटेड हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है, दैट्स कॉल्ड फैक्टर। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ फैक्टर क्या बोलता है? वो ये बोलता है जो फैक्टर एक से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, वो एक दूसरे की प्रेजेंस से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई फैक्टर, जैसे यहाँ पे राउंड वाला फैक्टर है जो R से डिनोट हो रहा है, उसका जब ये हाइब्रिड बनेगा फर्स्ट वाला, तो उससे जब आगे जो प्लांट्स बनेंगे, आगे जो गैमेट्स बनेंगे, तो वो राउंड वाला कैरेक्टर कभी भी ग्रीन के आने से अफेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से येलो वाला कैरेक्टर कभी भी रिंकल्ड के आने से अफेक्ट नहीं होगा। मतलब चारों के कैरेक्टर एक दूसरे के प्रेजेंस से कोई अफेक्ट नहीं करेंगे। अपनी इनहेरिटेंस, अपने कैरेक्टर की इनहेरिटेंस विदाउट एनी अफेक्टेड बाय अदर कैरेक्टर्स अपने आप को इनहेरिट करेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ फैक्टर। असॉर्ट का मतलब होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब जो सिलेक्टेड कैरेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंटली आगे दूसरी जनरेशन में मूव करेंगे बिना अफेक्ट हुए दूसरे कैरेक्टर की प्रेजेंस के। दैट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ फैक्टर। अब मुझे एक चीज बताओ, अपन ने बोला कि यहां के सारे राउंड येलो बन गए, फिर सेल्फिंग करवाई, तो अपन ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट मिले अपन को, वो नहीं मिले जो F1 जनरेशन में मिले थे। तो क्या वो चेंज हो गए?
नहीं, एक बार और सेल्फिंग करवाएंगे ना तो जो मिक्स हुए हैं ना वो वापस डिफरेंशिएट हो जाएंगे एक दूसरे से। जो पहले था अपने पास वो का वो लास्ट जनरेशन में मिल जाएगा अपन को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही कारण है जो यूनिट फैक्टर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बताया था मैंने, हमेशा गेमीट्स सेग्रीगेट हो जाते हैं और गेमीट्स हमेशा अपने अपने कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए सबसे प्योर होते हैं। तो यहाँ पे वापस गेमीट्स बनेंगे। अगर अपन सेल्फ पॉलिनेशन वापस करवाते हैं तो वहां पे यहाँ पे वापस वो बनेंगे, गेमेट्स बनेंगे। फिर वो गेमेट्स आगे जब नेक्स्ट वाली जनरेशन में वापस वो अपने आप को अपीयरेंस दिखाएंगे तो अपीयरेंस में आप देखोगे जो अपन ने शुरुआत में जो लिया था वो ही मिल जाएगा अपन को। नो डाउट हाइब्रिड भी मिलेगा लेकिन शुरुआत वाले एज इट इज मिल जाएंगे अपन को। दैट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आ गया? पूरी चार्ट फॉर्म समझ में आ गए? ये अपनी खत्म हुई डाई। अब अपन ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया और डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया, ठीक। इसी तरीके से बेटा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी होता है, ठीक है। ट्राई हाइब्रिड में क्या होते हैं, 3 कैरेक्टर्स को ले लेते हैं और रिमेनिंग 4 कैरेक्टर्स को सेम रख लेते हैं। मतलब अगर अपन ने स्टेम की हाइट, फ्लावर का कलर, सीड का शेप और पोड का शेप, ये 4 को अपन सेम कर लेते हैं तो रिमेनिंग जो 3 बचे ना, पोड कलर और एक्सियल टर्मिनल वाला कैरेक्टर, वो 3 कैरेक्टर्स को डिफर रखते हैं। फिर आगे जब अपन पूरा पोलिनेशन करवाते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं, F1 F2 जनरेशन निकालते हैं तो उसका भी कुछ ऐसे निकलता है 27:3:3:1, ऐसा कुछ फिनोटिपिक रेशियो होता है। कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता दिया मैंने कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी होता है। अब नेक्स्ट अपना नया स्टार्ट करती हूं मैं। एक क्रॉस होता है जिसको बोलते हैं बैक क्रॉस। आई होप आप पेन कॉपी लेके बैठे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चार्ट फॉर्म में पेश की जा रही है, जरूरी है बेटा। करो स्टार्ट। बैक क्रॉस। क्या होता है बैक क्रॉस? बैक क्रॉस होता है जब दो पेरेंट्स ऐसे लेते हैं जो सिर्फ एक ही कैरेक्टर में डिफर है, उन दोनों के बीच में जब क्रॉस होता है तो जो नया एक हाइब्रिड बनता है, उस हाइब्रिड को अगर वापस अपन पेरेंट्स से ही पोलिनेट करवाते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं, तो जो रिजल्ट मिलता है वो उसके बिहाफ पे उसको बोल देते हैं कि ये बैक क्रॉस हुआ है। बैक हुआ ना मतलब वापस ऊपर, अपनों से ही क्रॉस हो गया, इसलिए, ठीक। जैसे 2 कैरेक्टर लिए अपन ने टॉल के, ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, ठीक है। अब इसको अपन क्रॉस कराएंगे तो यहाँ अपन को ये मिला हाइब्रिड, ये टॉल ही होगा, ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, लेकिन ये टॉल ही होगा क्योंकि ये हेटेरोजाइगस में है। हेटेरोजाइगस में डोमिनेट अब रिसेसिव को दबा देगा और वो टॉल ही रहेगा, ठीक है, ठीक। अब मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जो बैक क्रॉस होना ना, बैक क्रॉस का मतलब होता है इसका वापस अपने पेरेंट्स से क्रॉस और इसका वापस अपने पेरेंट्स के क्रॉस। अगर, अब समझने वाली बात, अगर F1 जनरेशन का क्रॉस अपन डोमिनेट पेरेंट से करवाते हैं तो उसको बोलते हैं आउट क्रॉस। आउट क्रॉस। इसी प्रकार से अगर F1 जनरेशन का क्रॉस अपन रिसेसिव पेरेंट से करवाते हैं तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेंगे ना उसमें ये टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो साथ में लिखते चलो, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस का अब अगर इस टीटी का अपन इससे क्रॉस करवाए तो सोचो ये 2 गैमेट है और ये 2 गैमेट है, क्या बना? सारे टॉल बने कि नहीं बने? ये टीटी टॉल, ये टीटी टॉल, ये दोनों हेटेरोजाइगस में तो है लेकिन डोमिनेट वाला अपना कैरेक्टर निकालेगा तो ये भी टॉल होगा। तो ऑल शोज डोमिनेट कैरेक्टर टॉल।
सही है। आउट क्रॉस में जो मिलेगा वो सारे टॉल होंगे। अब ये बताओ क्या टेस्ट क्रॉस में सारे टॉल होंगे? सोच के देखो, एक बार क्रॉस करवा के देखो। क्रॉस करवाओ, यहां पे टीटी और ऊपर टीटी, इनका क्रॉस करवाओ। यहां पे क्या मिलेगा? यहां ये मिलेगा, क्या मिल रहा है? 50-50 मिल रहा है कि नहीं? देखो ये दोनों ड्वार्फ होंगे क्योंकि इसमें कोई भी डोमिनेट हेटेरोजाइगस फॉर्म में नहीं है, यहां डोमिनेट हेटेरोजाइगस फॉर्म में है तो वो टॉल होंगे। तो 50-50 मिला, 50% टॉल, 50% ड्वार्फ। मिला कि नहीं मिला? मिला। तो अब अपन ये बोल सकते हैं ना, अब सबसे बड़ा पॉइंट जो आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है नीट के एग्जाम में कि वो ऐसा कौन सा क्रॉस होता है जिसके द्वारा अपन पेरेंट्स के डोमिनेट इंडिविजुअल्स का पता लगा सकते हैं। वो टेस्ट क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस के द्वारा ही हम पेरेंट्स की डोमिनेट इंडिविजुअल्स का पता लग सकता है, टेस्ट क्रॉस के द्वारा। ठीक है, तो ये किस में आता है? हेल्प्स टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेट पेरेंट इंडिविजुअल। क्या लिखा मैंने? हेल्प्स टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेट पेरेंट इंडिविजुअल्स, ये लिखा मैंने। टेस्ट क्रॉस की मदद से ही अपन को जो डोमिनेट पेरेंट इंडिविजुअल है, अब अपन ने इससे करवाया है तो अपन को पता चला ना कि ये रिजल्ट आया। अगर ये रिजल्ट डिफरेंट आता है तो अपन बता देंगे कि अपन ने क्रॉस इंडिविजुअल जो अपन ने करवाया है वो डोमिनेट स्पीशीज से करवाया है कि रिसेसिव से करवाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई ना, काम की चीज हुई ना, ये होता है। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, मैं मिटा रही हूं उसको। अब इसी तरीके से नेक्स्ट जो अपन एक चीज पढ़ेंगे वो है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। पहला है, मैं इधर लिखती हूं, 2 बताऊंगी मैं। एक बताऊंगी मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, दूसरा बताऊंगी डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ये दोनों क्या है बताओ? ये दोनों हैं जो मोनोहाइब्रिड में अपन को हाइब्रिड मिल गया था, जैसे टी का क्रॉस अपन ने टी करवाया था तो अपन को ये हाइब्रिड मिल गया था F1 जनरेशन में। अब इसका क्रॉस अपन अगर इससे करवाते हैं, यही तो था अपना टेस्ट क्रॉस, तो इसका क्रॉस अपन इस टी का इससे क्रॉस करवाते हैं तो क्या मिला? टीटी एंड टीटी। अब मुझे बताओ फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? इन दोनों का बताओ सोच के, जितने में मैं इसका ड्रॉ करती हूं। समझ में आया क्या ड्रॉ किया है? इसका समझ में बताओगे मुझे? जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो क्या बन रहा था बताती हूं मैं। इधर भी बता देती हूं पहले कि ये अपन ने दो कैरेक्टर लिए। पहले वाला मोनोहाइब्रिड था इसलिए एक कैरेक्टर लिया, दूसरा वाला डाइहाइब्रिड है इसलिए 2 कैरेक्टर लिए। ठीक है, दोनों के गैमेट निकालो, दोनों का क्रॉस करवाओ, ये मिला। अब
अब इस क्रॉस को अपन, इसी हाइब्रिड को अपन अगर ये रिसेसिव से करवाते हैं तो ही तो होता है अपना टेस्ट क्रॉस। ठीक है, इस रिसेसिव से इसका क्रॉस कराओ तो ये बनेगा TTRR 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 और ये TTRR। अब मुझे एक चीज बताओ कि कोई सा भी मिल रहा है एक दूसरे से? हाँ, मिल रहा है क्या कोई सा भी एक दूसरे से? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसका भी रेशियो अपने पास क्या रहा? एक सेकंड, मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है क्या? ये रहा, यहाँ मिस्टेक की थी मैंने, कैपिटल लिख दिया था तो भी मेरे को लगा कि ये लास्ट में डिफर कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, ये अनुपात हुआ। अब ये बताओ मुझे, कोई भी एक दूसरे से मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो सब इंडिविजुअली अपने आप को शो करेंगे, तो इसका होगा रेशियो 1:1:1:1। ये फिनोटिपिक रेशियो हुआ। अब एक बात बताओ, फिनोटिपिक तो अपन ने देख के बता दिया, जीनोटिपिक का भी देख के बता सकते हैं? हाँ, जरूर बता सकते हैं, जरूर बता सकते हैं। ये जो हेटेरोजाइगस फॉर्म है ये इन तीनों से डिफरेंट है, ये इन दोनों से डिफरेंट है, मतलब चारों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो यहाँ पे इसका भी रेशियो सेम। एक ऐसा क्रॉस जिसके अंदर जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों इक्वल होते हैं, 1:1 का रेशियो होता है, कौन सा क्रॉस होता है? वो हमेशा टेस्ट क्रॉस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पस से। ठीक, अब इसमें आते हैं, इस पे बताओ एक दूसरे से कौन कौन मिला हुआ है? कौन कौन मिल रहा हुआ है एक दूसरे से? ये दो हो गए, ये दो हो गए, तो 2:1 2:2 लिख दो, दोनों कट होके कम से कम वही बात हो गई ना, 1:1 हो गया। तो अपन लिख सकते हैं जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल्स टू फिनोटिपिक रेशियो। लिख सकते हैं कि नहीं? ये जान होती है टेस्ट क्रॉस की, 1:1। आई समझ में बात? ये मतलब ये पूरा सार होता है टेस्ट क्रॉस का कि इसमें फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों इक्वल होते हैं, दो 1:1 होते हैं। आगे बढ़ो क्या? चलो अब आगे बढ़ती हूं। अब आगे मैं एक छोटा सा क्रॉस और बता देती हूं जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। नेक्स्ट आता है अपना रेसिप्रोकल क्रॉस। आई बात समझ में? रेसिप्रोकल क्रॉस होता है जैसे मेल फीमेल, एक होता है मेल और फीमेल। यहां पे मेल अपन ने टीटी कैरेक्टर का लिया, लंबा लंबा प्लांट, यहां ड्वार्फ प्लांट, दोनों का अपन ने क्रॉस करवाया, यहां पे अपन को मिला टॉल। टॉल ही होगा। अब बार बार पे बताऊंगी नहीं कैसे होगा, क्यों होगा, अब तक आपको समझ में आ जाएगा। ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में है, हेटेरोजाइगस में हमेशा डोमिनेट रिसेसिव पे भारी होता है। अगर मैं इस, अब ये तो अपना नॉर्मल फिनोमिना है जो अपन ने किया। रेसिप्रोकल क्रॉस ये बोलता है अगर मेल और फीमेल दोनों को इंटरचेंज कर दो, मतलब अब यहां पे मैं मेल ले रही हूं रिसेसिव वाला और फीमेल ले रही हूं डोमिनेट वाला, तो क्या बनेगा? टीटी बनेगा। अगेन ये भी टॉल होगा। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि रेसिप्रोकल क्रॉस ये होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों के दोनों पेरेंट्स को अपन चेंज करवा के, इंटरचेंज करवा के क्रॉस करवाना, दैट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। अब ये रेसिप्रोकल क्रॉस क्यों जरूरी होता है, क्या कारण होता है? मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करवाया था ना बच्चा, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो रेसिप्रोकल क्रॉस से अफेक्ट ही नहीं होता। मेंडल का एक्सपेरिमेंट रेसिप्रोकल क्रॉस से अफेक्ट ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो मेंडल की हेरिडिटी है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट की हेरिडिटी, वो कैरियोजीन से प्रभावित होती है, साइटोजीन से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब ये कैरियोजीन और साइटोजीन क्या है?
साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आपके नेक्स्ट वाले टॉपिक्स में आएगी, फिर भी मैं अभी बता देती हूँ। कैरियोजीन होता है हमेशा मेल और फीमेल दोनों से आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाला, लेकिन साइटोजीन होता है हमेशा मैटरनल पेरेंट से कैरी फॉरवर्ड आने वाला। अब एक बात सोचो, जो कैरियोजीन वाला होगा वो रेसिप्रोकल क्रॉस से इफेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि कैरियोजीन मेल और फीमेल दोनों से हो रहा है। तो अगर अपन ने रेसिप्रोकल में उसको मेल को फीमेल वाला करवा दिया, जैसे यहाँ पे अपन को मेल में रिसेसिव कैरेक्टर ले लिए, तो वो हो तो बेसिकली दोनों से रहा है ना, जब जाइगोट बन रहा है तो दोनों के कैरेक्टर आ रहे हैं। लेकिन साइटोजीन से क्या होता है, साइटोजीन में हमेशा मैटरनल इफेक्ट से होता है, मैटरनल, तो रेसिप्रोकल क्रॉस हमेशा वो वाला इफेक्ट होगा जो साइटोजीन में होगा, कैरियोजीन वाला नहीं होगा। तो ये मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसके सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि रेसिप्रोकल क्रॉस से प्रभावित नहीं हो रहा था मेंडल का क्रॉस।